हेलो स्टूडेंट, ये है लेसन नंबर 3 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का, जिसमें हम करने वाले हैं डार्क रिएक्शन। इससे पहले वाले लेसन को अगर हम कवर करते तो हमने इसमें क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है एक्सपेरिमेंट सीख लिए, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने इससे पहले लेसन में करा था, इसका कंप्लीट हम इस वाले लेसन में करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी हम इस लेसन में कवर करेंगे। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर से तो आप आराम से ये कर सकें। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है ये वाला फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्योंकि इसमें से C3, C4 और कैम्प पाथवे ये जो साइकिल है ये ऑलमोस्ट आती ही आती है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद C4 पाथवे पढ़ने से पहले इसमें देख लेते हैं C4 पाथवे कैसे और किस में पाया जाता है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होता है, ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, साथ में ये 18 फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। और इसमें जो स्पेसीज देखी जाए तो 1500 स्पेसीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रजाति इसमें सिर्फ 1500 होती हैं। और इसका अगर टाइप्स देखें किस किस में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल दे मेज, एम्ब्राथन और पेनेस्टम, सोरगम, और इसके लास्ट वन शुगर केन में भी C4 पाथवे जो साइकिल है वो उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो C4 पाथवे में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्रेन्ज एटोमी। ये एनाटॉमी, क्रेन्ज एनाटॉमी होता है क्या है, तो एक अपर एनाटॉमी एक नीचे। ये प्लांट के लीव्स हैं। लीव्स को अगर देखा जाए तो बीच में क्या प्रेजेंट है, एक वस्कुलर बंडल। ये क्या है, वस्कुलर बंडल। ये सारे जो वस्कुलर बंडल हो गए, मेसोफिल सेल हो गया और बंडल शीथ हो गई, ये वाला सारा आप ओवरव्यू करेंगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, जो इससे पहले आपको पढ़ा दिया जा चुका है। तो प्लांट किंगडम में उसमें पढ़ेंगे बंडल शीथ क्या होते थे। इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल एक शीथ दे रखे, उसके अकॉर्डिंग उसके लास्ट में क्या लग रही है, एक बंडल शीथ दे रखे हैं। सेंटर में क्या है, वस्कुलर बंडल, और उसके लास्ट में ये जो दिख रहा है इस टाइप में, ये क्या है, कवर है, ये बंडल शीथ से कवर है। और उससे आगे क्या है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल और बंडल सेल के में होता है। इसके बाद इसमें कौन सा एंजाइम आता है, रुबिस्को। रुबिस्को पहले वाले चैप्टर में करा था इससे भी। तो क्या होता है, राइबोलेस और कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो अब कर लेते हैं इसकी साइकिल कवर करते हैं। तो साइकिल से पहले हम इसका रफली डायग्राम देखेंगे। रफली डायग्राम अगर हम एक बार कर लेते हैं तो हमें जो NCERT वाला डायग्राम है टफ नहीं लगेगा, वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है, अगर किसी भी C4 पाथवे पे यानी कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ में जो ये रिएक्शन होती है, जो साइकिल होती है, और इस पर कोई भी लाइट पड़ती है, लाइट रेस आती हैं, तो क्या होता है उसमें SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो PEP, PE का मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट एसिड जो होता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों रिएक्ट करें तो क्या बनाता है, ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं, यानी कि OAA ऑक्सैलिक एसिड बनाता है, जिसमें कितने कार्बन हो जाते हैं, इसमें 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन बने, 4 कार्बन। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या लगा, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट ही इसमें बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, अगर ऑक्सैलिक एसिड में 4 कार्बन है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, तो 4 कार्बन के मैलिक एसिड में भी कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन ही हो जाएंगे। तो 4 कार्बन के बाद क्या होता है, इसमें ट्रांसफर कर देता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट करता है मैलिक एसिड को, तो वहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन का रिड्यूस होगा। तो कार्बन किसकी फॉर्मेट में निकल जाएंगे, CO2। अब CO2 किसके लिए एसिमिलेशन था, यानी ज़रूरी किससे था, C3 साइकिल के लिए। तो यहाँ पे CO2 का एसिमिलेशन हुआ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, C3 साइकिल में एसिमिलेशन हुआ। इसके बाद अब इससे क्या बना, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया, आप सोच रहे हो ये पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, साइकिल बन रही है, तो ग्लूकोज भी पहले से प्रेजेंट होगा। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, पायरुविक एसिड। अगर एक कार्बन रिड्यूस हुआ तब भी कितने कार्बन बचे, 3 बचे। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 कार्बन। फिर से दोबारा से ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे ही ट्रांसफर हुआ ये क्या बन रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो पायरुविक एसिड बना।
पायरुविक एसिड से जो एटीपी पहले से प्रेजेंट थे पायरुविक एसिड में, एटीपी का ब्रेक डाउन हुआ और ये क्या बना दिया, एडीपी। एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी मतलब होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी क्या होती है? सिर्फ और डी और टी का ही डिफरेंस होता है, इसका ट्राई और इसका क्या हो जाएगा, डाई। तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा से क्या बना देगा, ये HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट और पीईपी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। जो ये फॉस्फोइनॉल पायरोवेट है, अगर इसमें एंजाइम लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीईपी केस। क्या हो जाएगा, पीईपी केस, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। क्या हो जाएगा, ए, अगर किसी भी लास्ट में ASE लगा हुआ है तो समझ लीजिए उसके साथ जो किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ अगर एंजाइम की रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पे क्या लग जाता है, एज लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फोइनॉल और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट आता है इसमें, जो नेक्स्ट था मैलिक डिहाइड्रोजिनेस हुआ, इसमें भी ASE लगा दिया, एज लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या लगा था, एंजाइम का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बन गया, मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट आता है मैलिक एंजाइम। नेक्स्ट क्या था, फोस्फोपायरुविक और डीकाइनेस। जो पायरुविक एसिड थी वहाँ पे क्या बन जाएगा, फोस्फोपायरुविक डिहाइड्रो या फिर डी कार्बोनेस। इसके बाद ये कैसे होते हैं, कोल्ड और सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे ठंडे जो पौधे होते हैं, और इसके बाद लो टेम्परेचर में इंक्लूड क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर। अगर ये कोल्ड सेंसिटिव ठंडे हुए होते हैं तो इसमें टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर इंस्टेंट या फिर इनएक्टिव। जैसे ये फोस्फोपायरुविक डी काइनेज जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, इसका डाउन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आपको अब ये वाला डायग्राम पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इस पर कोई भी लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद बंडल शीथ और मेसोफिल सेल जो थी, नीचे वाली बंडल शीथ, ऊपर वाली मेसोफिल सेल जो है, इसमें जब रिएक्शन हुई तो दोबारा से रिजनरेट हुए C4 एसिड में। इसके बाद क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर ट्रांसफ़र हुआ C3 एसिड के बाद ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र के बाद दोबारा से रिजनरेट हुआ, रिजनरेट होने के बाद ATP से ADP बन गया, और देन दोबारा से क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पीईपी। क्लियर हो गया अब यहाँ तक? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कितने बार हुआ, 2 बार। कितने बार हुआ, 2 बार। तो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोबारा से यहाँ पे हो गया, तो एक कार्बोक्सिलेशन कितने बार हो जाएगा, ट्वाइस द टाइम, 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट ये हमने कवर कर लिया है। आगे आता है CM पाथवे। अब देख लेते हैं CM पाथवे क्या होता है। तो सबसे पहले CM पाथवे क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्रोसिलेशियन एसिड और मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आता है ये कैसे होता है, सक्लेंट्स होते हैं। सक्लेंट मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो CM पाथवे में अगर देखा जाए, डे में स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है, जबकि नाइट में स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। स्टोमेटा क्या करता है, प्लांट की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। अगर प्लांट को अगर उसमें लाइट आ रही है, यानी जैसे डे हो रहा है तो स्टोमेटा बंद हो रहा है, और रात हो रही है तो स्टोमेटा ओपन हो रहा है। इसके बाद क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम दिन में देखते हैं तो जैसे लाइट पड़ती है तो जो भी वाटर अगर प्लांट में होता है तो लाइट की वजह से वो जो प्लांट में वाटर था वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। जबकि नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होने की वजह से जो भी उसमें धूप नहीं लगी यानी लाइट नहीं पड़ी, तो वहाँ पे जो प्लांट में पानी एब्जॉर्ब हुआ था वो रिड्यूस हो जाएगा स्टोमेटा के ओपन होने से। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम तो खाना बनाने का काम करता है, पर जाइलम जो वाटर था वो सीक्रेट जो उसने कर रखा है। जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जाइलम क्या करेगा, वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो वाटर ट्रांसफ़र होने की वजह
से। सुबह के टाइम पौधे कैसे होते हैं, गीले होते हैं, और हम क्या पढ़े कि ओस पड़ी थी इस वजह से ठंडे हैं, पर ऐसा नहीं, क्योंकि प्लांट भी क्या करते हैं, वाटर का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्रांच एनाटॉमी नहीं होती, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इस तरीके का फंक्शन नहीं होता, जैसे क्रांच एनाटॉमी है ये नहीं होती। CO2 का फिक्सेशन इसमें होता है, वो भी इसमें भी सेम होता है, 2 बार होता है। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल, अगर देखा जाए CM पाथ में किस वो होता है तो कैलेंचे, सोडियम और ओपनचिना। एंजाइम अगर देखा जाए तो इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक तो पैपकेस यानी फोस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन, और सेकेंड है मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। तो इसमें 2 ही तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। अगर स्टोमेटा डे में देखा जाए तो क्लोज रहता है, तो अगर क्लोज की स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें पायरुवेट में पहले पता है पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो पायरुवेट से क्या बना है, इसमें मैलिक में भी कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, CO2 का एसिमिलेशन हुआ। तो CO2 का एसिमिलेशन की वजह से जो पायरुवेट में 3 कार्बन थे, एक और कार्बन मिला तो कितने कार्बन हो जाएंगे, मैलिक एसिड में 4 कार्बन हो जाएंगे। और इसके बाद ये क्या बना देगा, वैक्यूल में स्टोर करेगा। वैक्यूल में स्टोर करता है क्योंकि वो लार्ज वैक्यूल होता है। और अगर देखा जाए ट्राइसफॉस्फेट किस में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये किसका काम है, लाइट में स्टोमेटा का काम है। अगर नाइट में देखा जाए तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से CO2 इसमें प्रेजेंट होता है। CO2 के प्रेजेंट होने के बाद जो PEP फोस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये किसके साथ रिएक्ट कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, दोबारा से ऑक्सैलिक एसिड के साथ OAA। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कितने कार्बन होते हैं, तब भी 4 कार्बन होते हैं। ये किस में स्टोर करा, वैक्यूल में। CO2 के आने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्टार्च में ये स्टोर हो जाएगा। और इसमें कौन सा एंजाइम आ जाएगा, ट्रायोसफॉस्फेट। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है इसमें फोस्फोरेस्पिरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन को PCO साइकिल भी बोलते हैं और C2 पाथवे भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल जो होती है इसमें आता है रुबिस्को क्या काम करता है, डुअल एंजाइम। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक तो एसिटिक एक्टिव साइट जहाँ पे ये रिएक्शन स्टार्ट होती है उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। तो वहाँ पे किस किस का होता है, CO2 और ऑक्सीजन की एक्टिव साइट होते हैं। जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से तो वो क्या बनाएगा, कार्बोक्साइलेज। क्लियर हुआ। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेज। CO2 का कार्बन बस क्या एंजाइम लगाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्साइलेज। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेज। क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा किस में था, C3 साइकिल में, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा किस में होगा, C2 पाथवे में। नेक्स्ट आता है 3 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें कौन कौन से, फर्स्ट आता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में क्या होती है, C2 पाथवे होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, ये आपको सिर्फ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ना तो आपको नीट के पेपर में आएगा, बस आपको पता चलेगा कि ये जो 3 नाम बताए थे अभी कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर जो साइकिल प्रेजेंट है, कैल्विन साइकिल, ये सारी जो साइकिल्स प्रेजेंट है वो कैसे हो रही है, ये सिर्फ आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें क्या आ रही है, वाटर प्रेजेंट है पेरोक्सिसोम में, इस तरीके से क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो क्या बनेगा, C2 पाथवे। लास्ट एंड चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक आ रहा है कौन सा है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका लास्ट टॉपिक रह चुका है। चलिए इसे भी कवर कर ले ताकि आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद दूसरा चैप्टर जल्दी स्टार्ट हो। तो इसमें आता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल में कोई भी फैक्टर अफेक्टिंग नहीं होता, अंदर साइड कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका साइज में इंटरनल में क्या आ जाता है, साइज, ओरिएंटेशन, एज ऑफ लीफ कितने साल तक ये क्या करेगा, लीफ इसमें प्रेजेंट होंगी, और क्लोरोफिल अमाउंट कितना होगा।
अगर एक्सटर्नल में देखा जाए तो एक्सटर्नल में बाहर की तरफ एनवायरनमेंट कैसा है, लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही, वाटर का, टेम्परेचर का, ये सारे इसके क्या है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आ जाता है अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में देखा जाए तो फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है बायोकेमिकल, जहाँ पे भी नाम आ जाए बायो, बायो का मतलब क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट आए थे ब्लैकमैन जिन्होंने कौन सी रिएक्शन दी थी, डार्क रिएक्शन दी थी। इन्होंने क्या बताया कि ये कैसे होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इन्होंने लिमिट रख दी थी कि ये क्या है एक लिमिटिंग फैक्टर है, कम इनटू इफेक्ट। This state that following is a chemical process is affected by more than one factor। इन्होंने बोला जो केमिकल एक ऐसा प्रोसेस है जो एक फैक्टर से भी ज़्यादा फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है। अब इन्होंने फैक्टर जो बताया नियरेस्ट टू एनिमल वैल्यू, मिनिमल वैल्यू, इट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्शन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी इज चेंज। इन्होंने क्या बताया कि ये ऐसा फैक्टर है कि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर देगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उसे चेंज कर सकता है। केमिकल एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी होगी वो उसे क्या करेगा चेंज कर सकता है। ये इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में फोटोसिंथेसिस में बताया था। जैसे फर्स्ट आता है लाइट, अगर लाइट किस तरीके से अफेक्ट करता है तो लाइट किस में आती है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल में तो सिर्फ इतना बता दिया कि इसमें अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है उसके साइज को चेंज कर सकता है, और साथ साथ में क्या कर सकता है एक फैक्टर बहुत सारे फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है। अगर देखा जाए एक्सटर्नल में तो अगर लाइट देखा जाए तो लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो किस में उसमें डिसएडवांटेज होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए होगा। तो लाइट के इंक्रीज होने से क्या क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी लाइट के इंक्रीज होने से। इसके बाद 10% फुल सनलाइट, 10% सनलाइट जो है वही काफ़ी है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये क्या होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। अभी बताया था ये कैसे होता है लिमिटिंग फैक्टर। तो लाइट क्या है एक लिमिटिंग फैक्टर है एक्सेप्ट फॉर डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट अगर देखा जाए जहाँ पे प्लांट नहीं है तो वहाँ पे लाइट कितनी भी पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर जहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर में ही प्रेजेंट हो तो जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाएंगे अच्छे से और वो आराम से अपना जो खाना है फूड को स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आता है लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लाइट ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आता है रेट ऑफ फॉस्फोरेशन इंक्रीज हो रहा है और लाइट इंटेंसिटी क्या है सेम है। अगर लाइट इंटेंसिटी सेम रहेगी तो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, यानी नॉर्मल सिचुएशन पे रहेगा। अब आता है नेक्स्ट आता है CO2। CO2 भी क्या है एक लिमिटिंग फैक्टर है। किस वजह से, क्योंकि इसमें दो तरीके से आता है, एक कंपेंसेशन और एक कंपेंसेशन पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। कंपेंसेशन का मतलब क्या है, C3 और C4 साइकिल में देख लेते हैं। तो C3 में क्या है 25 to 100 पीक पर मीटर क्या हो जाएगा 25 to 100 पर मीटर। इसमें क्या होती है कंपेंसेशन साइड होती है, जबकि 450 यानी 450 को पर मीटर में क्या हो जाएगा इसमें इंक्रीज होगा तो सेंसेशन आ जाएगा। 450 से कम होगा तो क्या होगा, यानी 25 to 100 पर। कंपेंसेशन पॉइंट और सेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें C3 और C4 का मतलब क्या हो जाएगा। तो C3 साइकिल में क्या हो जाएगा 25 to 100 पर मीटर जो होगा